नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ हूं, वो वीडियो मेरे उत्तराखंड के तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो उत्तराखंड की सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो अपना परीक्षा कार्यक्रम जो वार्षिक कैलेंडर जो जारी किया है, उसके आधार पर आपके 6 नवंबर को यहाँ पर आपका एलटी का विज्ञापन जारी होगा। और इस विज्ञापन में जैसे आपने देखा था कि आपको यहाँ पर 657 जो पद यहाँ पर आ रहे हैं एलटी भर्ती के अंतर्गत, और बहुत से अभ्यर्थी जो ड्राइंग सब्जेक्ट के जो बच्चे थे उनका भी मुझे बार बार ये फोन आते कि सर क्या जो पहले वाले जो पद क्या इसमें जुड़ेंगे, ये नहीं है। तो इस वीडियो में उस पर भी हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमें अगर हम एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, या कहें आपके जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी जहाँ पर आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। वीडियो शुरुआत करने से पूर्व चंद लाइनें आपके मैं सामने रखना चाहूंगा। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है, अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी नहीं हरा सकते हैं, ये याद रखिएगा। बहुत से लोग सपने उधार मांग के लाते हैं, जो उधार सपने लेके आते हैं वो जो हकीकत का जो रूप देते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करता हूं। देखिए, विशेष रूप से पहले तो मैं बात करूंगा जितने भी सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं पहले ही आग्रह करूंगा कि आपके पास समय बहुत कम है। आपके फरवरी 24 से 25 तारीख को इसका पेपर होने जा रहा है, तो आपके पास 2-2.5 महीने का ये समय है। 3 महीने का ये लेके चलिए, जहां से अगर विज्ञापन आता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने के आसपास का ये समय है। तो इन 4 महीनों में आपने बहुत अधिक पढ़ना है। चाहे आपको अगर मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अगर जो 30 नंबर का जो आपका आता है तो वहां पर वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्या है किरदार निभाता है। अगर मैं बात करूं जो शिक्षण अभिरुचि की अगर बात करें तो ये आपके 30 नंबर का ये आएगा, 30 अंक इसके होंगे। और अगर हम बात करें दूसरा विषय की बात करें, जो भी बच्चा जिस विषय से अगर दे रहा है तो अगर बात करें तो ये आपका 70 नंबर का आपका क्या होगा विषय से आएगा। अगर हम कुल अंकों की बात करें तो यहाँ पर आपका जो बनता है टोटल स्कोर आपके 100 नंबर का ये बनता है। तो आपको कहाँ पर सर्वाधिक फोकस करना है ये आप देखिए। जो भी चाहे हिंदी से हो, मैथ से हो, या साइंस से हो, या फिर आपके एसएसटी से हो, या फिर ड्राइंग सब्जेक्ट से हो, तो आपको ये जो 70 नंबर का है इस पर विशेष रूप से फोकस रखना है। और 30 अंक तो आपको रखना ही रखना है। यहीं से ये यहाँ पर तो आपके सब्जेक्ट में नंबर आ जाएंगे, मगर सब्जेक्ट में हर कोई खींच लेगा। और यहाँ पर अगर आपने ये 30 में से अगर मान लो 25 या फिर कहें या 22 या 21 नंबर लेके आ गए तो सोच लीजिए आपको कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमारी 1 तारीख से क्लासेस चलने जा रही है, जिसके अंदर मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा कि 30 नंबर का तो मैं आपको कवर करा दूंगा। देखिए, जब मैंने तैयारी की थी उस समय के नोट्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आपको विशेष रूप से जो 1 लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और ना ही आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पढ़ना है कि भैया मुझे उसमें से चयन करना है। आपको अगर पढ़ना है तो विस्तार से पढ़ना होगा, और नोट्स भी आपको विस्तार पूर्वक बनाने पड़ेंगे। देखिए, किसी किताब को अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस किताब से आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये है जैसे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपके जो बिंदु आएंगे टोटल जो आपके आएंगे वो 26 बिंदु होंगे। मैंने ये आपके यूट्यूब में भी डाला हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से इस प्रकार से नोट्स बनाने होंगे। अगर ये देखिए, पिछली बार जब आईटी का पेपर हुआ था तो इसी से मैंने मिलाया था, तो कहीं ना कहीं इससे आपके 25 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर इसी किताब से फंसे थे। ठीक है, याद रखिए ना, ये बहुत ज्यादा डीपली नोट्स बनाए हुए ये नोट्स हैं। तो इसी के आधार पर मैं आपको जो आपके ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी 1 तारीख से, तो उसमें ये मैं पढ़ाऊंगा। याद रखिए, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास करना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है, जो बच्चा करना चाहता है, जो बच्चा तफरी मारने के लिए आना चाहता है तो बिल्कुल भी उसका स्वागत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंसियर होके चलिए। ठीक है, अब जहां मैं कहूं सब्जेक्ट की बात करूं
सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट की अगर मैं कहूँ, जैसे एसएसटी है, मैं एसएसटी के जो टीचर होते हैं मैं उनको बहुत ज्यादा विद्वान समझता हूँ, क्योंकि उनके सामने हम कहीं दूर दूर भी टिकते नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है, सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। एसएसटी वाला जो बंदा है उसको आपको देखने को पड़ेगा कि भैया वो आपके राजनीति विज्ञान पढ़ रहा है बंदा, आपका भूगोल पढ़ रहा है, अर्थशास्त्र पढ़ रहा है, ठीक है, अर्थशास्त्र पढ़ रहा है और इतिहास ये पढ़ रहा है। तो उस बंदे को 1 2 3 4 किताबों का अध्ययन करना पड़ता है और साथ ही आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये 30 नंबर का ये कवर करना पड़ता है। तो ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा मैं उसको टैलेंटेड मानता हूं कि भैया इसके समकक्ष है, और कोई टीचर मैं नहीं मानता हूं कि इसके समकक्ष कोई रहता भी होगा विद्यालयों में, क्योंकि ये इसके बाद बहुत ज्यादा अथाह ज्ञान रहता है, क्योंकि ये विस्तार पूर्वक पॉलिटिकल साइंस से कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कोई पता नहीं है, उसको पूरा पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ना है। आप भूगोल की बात करते हो, भूगोल उसको पूरा ही पढ़ना है, कहां से टीप देंगे, कहीं अंतरराष्ट्रीय उठा दिया या कहीं भारत का भूगोल उठा दिया तो वहां पर भी कंफ्यूज है। आपको तो सिर्फ अपना एक सब्जेक्ट पढ़ना है ना। इस बंदे से पूछो एसएसटी का जो बंदा है इसको कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थशास्त्र में भैया समष्टि अर्थशास्त्र से पूछा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से पूछा जाता है, कहीं से भी पूछा जाए, ठीक है। अब हिस्ट्री आपके मध्य प्रागैतिहासिक, मध्यकाल का और आधुनिक काल का, तो यहाँ पर इतना ज्यादा विभाजन यहाँ पर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बंदा को मैं सल्यूट करता हूं कि जो ये बंदे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मैं उनका कायल रहता हूं कि उनसे काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आप भी लेके चलते हैं, अगर ये बंदा पेपर निकाल सकता है तो जो ड्राइंग के बच्चे हैं या जो अन्य पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट क्या है, जो एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे हैं, तो वो तो आराम से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर तो फाइट बहुत ज्यादा होती है, पोस्ट भी कम आती है। अब बात करता हूँ विशेष रूप से ड्राइंग के सब्जेक्ट को रिलेटेड मैं बात करूंगा। दोस्तों, अगर आपको परीक्षा निकालनी है, ये मत सोचिएगा कोई मेरे से बहुत ज्यादा फोन आते हैं, सर वीडियो बनाइए, हमें वीडियो बना दीजिए प्लीज। मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ। कल शाम भी बहुत बच्चों के मेरे फोन आए थे। देखिए, कोई बच्चा कहता है कि मेरे को कल फोन आया था, कह रहे थे मेरा सर 85 नंबर है, बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा करी थी, तो बदकिस्मती से यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक उधमसिंह नगर का एक बच्चा है, ठीक है, तो वो बच्चा भी बहुत अच्छी तरीके से उसने मेहनत की थी, ठीक है। वो कह रहा था कि सर मेरे 82 के आसपास नंबर हैं, तो वहां पर इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा पक्का मुझे विश्वास है। तो कहीं ऐसी परिस्थितियां ऐसी रही, ये 2.5-3 साल के अंदर का ऐसा परिवर्तन रहा कि आपका ना जॉब लगी ना कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं हम उस पर डिस्कस नहीं करें, बीता हुआ समय को हम स्मरण नहीं करेंगे। कहने का मतलब है, अगर 657 पद आपके आ रहे हैं टोटल एलटी भर्ती के अंतर्गत, तो ये लेके चलिए। जो ड्राइंग वाले बच्चे मेरे से काफी पूछ रहे थे, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि भैया इस बार तो ड्राइंग में मुझे ग्रुप में भी मैसेज आता कि 5 ही पद हैं। भैया अगर 5 ही पद हैं, जो बच्चा मेरे को जिसने क्वेश्चन करा, मैं उस बच्चे को विशेष रूप से ये बात कहूंगा, भैया तुझे 5 पद हैं, ठीक है, तुझे 5 पद में से तो सिर्फ 1 पद तेरे को चाहिए ना, 1 पद आपको चाहिए, तो आपको 4 पदों से क्या मतलब है? आप सिर्फ 1 पद की सोचो ना। अगर आपके 50 या 100 पद भी आ जाते तो आपको तो लेना 1 ही पद है, चाहे 10 आए या 2 आए या 1 आए। तो आप ये सोच के चलिए कि जो 5 पद निकले हैं, 5 पद में से 1 पद मेरा है। जिस दिन ऐसी धारणा आपके हृदय में आ जाएगी या अपने मन में आप बैठा लोगे, निश्चित रूप में वो पद आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर बात करें सरकार, अगर आयोग कुछ भी कर सकता है, हम वो नहीं कर सकते। अगर हम एक आकलन कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि भैया अगर 262 पद यहाँ पर आते हैं, तो जिस प्रकार से जो बच्चे कहते हैं 5 पद है, तो मुझे नहीं लगता कि 5 पद आएंगे। यहाँ पर 47 से 68 के बीच यहाँ पर पद आ सकते हैं आपके इस भर्ती में, ठीक है। अब अगर इसके अंतर्गत हम जोड़ें तो कहीं ना कहीं आपके 300 के आसपास ये पद पहुंच जाएंगे। तो एलटी विशेष रूप से ड्राइंग सब्जेक्ट को ही मद्देनजर रखते हुए अगर देखो तो यहाँ पर 300 पद से भी पार ये जा सकती है ये भर्ती प्रक्रिया। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है। मैं उन बच्चों से भी कहूंगा जो बच्चे मुझसे कहीं ना कहीं खफा रहते हैं, तो परीक्षा आपको भी देनी है। मेरे से खफा होने से क्या होता है, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ, आप क्या करो, आप भी संघर्ष करो। तो इन चीजों से ये बैर इत्यादि छोड़ते हुए एक साथ चलते हैं ना, तो आप चलिए, मैं आपके साथ हूँ। कहीं ना कहीं जो जैसी आप लोगों का अगर हेल्प होती तो मैं आपको निश्चित रूप में हेल्प करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप में हो। देखिए,
चाहे कोई मेरे से खफा है, नफरत भी करता है, तो मैं चाहूंगा कि मैं भगवान से दुआ करूंगा कि उस बच्चे का भी सिलेक्शन होना चाहिए, जो क्योंकि वो भी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे हृदय में सभी के लिए सम्मान, प्यार, मोहब्बत उतना ही है। देखिए, आपको मैं एक किताब सजेस्ट करूंगा ड्राइंग सब्जेक्ट के बच्चों को, विशेष रूप से ये भारतीय चित्रकला है, इसको जो लिखा गया है, ये देखिए, ये किताब मैं सजेस्ट करूंगा। बहुत अच्छी किताब है। अगर इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया, हर चीजों को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलिएगा। ये भारतीय कला, ये कृष्णा प्रकाशन की है, एजुकेशन प्रकाशन इसमें लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं, तो अगर मैं बात करूं, आ जाओ अंदर, तो इसमें आप देखोगे भारतीय कला की अगर बात करें तो इसमें आकृति ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है, ये वॉल्यूम 2 है। और आपको वॉल्यूम 1 लेनी है। वॉल्यूम 1 आपका जो इकाई 1 है, इकाई 1 को पूरी तरीके से कवर करेगा। इकाई 1 जो है पूरी वॉल्यूम में 1 में दिया है, और वॉल्यूम 2 जो इकाई दूसरी है वो दिया है। इसमें 4 वॉल्यूम है। इन 4 वॉल्यूम को अगर खरीद लेते हैं तो अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ोगे तो निश्चित रूप में सिलेक्शन होगा। देखिए, अगर मैं कहूँ, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो किताब है मेरी, तो इसमें मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन किया है, मार्कर से अंडरलाइन किए हैं। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। विस्तार से पढ़ोगे तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, आपको जो जो चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं उनको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है। चाहे इस किताब में आईटी का जो पूरा सिलेबस दिया है ना, वो पूरा सिलेबस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। किताब का नाम है आपके भारतीय कला, आकृति, ये वॉल्यूम 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें 4 वॉल्यूम है। 4 के 4 वॉल्यूम को आप खरीद सकते हैं। आपके मैं कहूँ अमेजोन पे है, या फिर आपके फ्लिपकार्ट में भी आपको वहां सस्ती मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको बाय कर लीजिएगा। और देखिए, दूसरी तरफ नोट से कैसे बनाना है, जब मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था स्वयं, तो उस टाइम पे ये तैयारी की हुई थी। देखिए, हमने जो तैयारी की थी ड्राइंग सब्जेक्ट की, देखिए इसमें आपको पिछले 2-3 साल के पेपर भी देखने को मिलेंगे, 2011 से देखने को मिलेंगे। देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने पूरी तरीके से ये नोट से बनाए पड़े हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप नोट से बनाओगे, जैसे आप भित्ति चित्रण की परंपरा क्या है, बौद्ध कला के समय में हुआ, या किस प्रकार से तमाम चीजें प्रगति है, तो आपको निश्चित रूप में ये आपको देखना ही पड़ेगा। जब आप इस प्रकार से नोट से बनाओगे, समझोगे, पढ़ोगे, वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ जाओगे, तो निश्चित रूप में सिलेक्शन होने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा आपका, याद रखना। बेशक आपको अभी मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगे। देखिए, ये मैं जो पढ़ाऊंगा आपको इन नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा। देखिए, और जो किताब से जो बनाई, ये देखिए, एक नोट्स की पूरी किताब ये भरी पड़ी है नोट्स से संबंधित। और देखिए, आप कहीं पर जाते हैं, खाली समय आपका व्यतीत होता है, तो उस टाइम पे भी आप नोट्स बनाइए, अपनी एक डायरी बना लीजिएगा। डायरी में आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाओगे, ये पूरी देखिए इतनी मोटी ये किताब है, ये बुक है, ये पूरी तरह से नोट्स से क्या है, परिपूर्ण है, भरी पड़ी है। क्योंकि यहीं से, अगर जब मैंने GRF ड्राइंग से निकाला था, तो यही चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाती है। तो यहीं से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन बनेंगे। याद रखिए, अगर आपने इन नोट्स को अगर आपने पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप में होगा। देखिए, ये तमाम चीजें तो आपके सामने मैंने रख दी है। देखिए, अगर जो क्लासेस करना चाह रहा है, और अगर नहीं भी करना चाह रहा है, जो मेरे वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखें, जितने भी और भी जो टीचर है, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन टीचर आपके यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हमसे तो लाख गुना अच्छा पढ़ाते हैं। हम तो कहीं ना कहीं उनके तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां से भी आपको मिल जाता है। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, तो यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास जो ज्वाइन करेगा, पहले विशेष रूप से कह रहा हूँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो एकदम सिंसियर होके पढ़िएगा। और ये नहीं कि आप बीच में आ रहे हो, लेफ्ट हो रहे हो, ये नहीं हो रहा। और याद रखिएगा, अगर देखिए हफ्ते में आपका यहाँ पर जो मॉडल पेपर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, आपका टेस्ट हफ्ते में दिया जाएगा। जो पार्ट पढ़ाया जाएगा उसके पार्ट कंप्लीट होते ही उसका टेस्ट होगा, ठीक है। जहां तक टीचिंग एप्टीट्यूड से है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपको ये कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद में नहीं
आने चाहिए। देखिए सपने हमेशा खुले आंखों से देखना चाहिए, याद रखिएगा। देखिए अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड से कहें तो हम कौन कौन से बिंदुओं को हम देखते चलेंगे। शिक्षकों में छात्रों के प्रति किस प्रकार से अभिरुचि होनी चाहिए, समाज में परिपक्वता कैसे होनी है, शिक्षा के प्रति अभिरुचि, विचार संप्रेषण और अंतर संप्रेषण कैसे होना है, शिक्षा व्यवसाय और व्यवसाय की प्रतिबद्धता कैसी होनी चाहिए, शैक्षिक प्रयोग और समस्याएं और नवाचार, शिक्षक की योग्यता और गुणवत्ता किस प्रकार से होनी, शिक्षण की प्रकृति का उद्देश्य का अभिलक्षण कैसे होना चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं कैसे होनी चाहिए, अधिगमन करता है अभिगमन के लक्षण कैसे होने चाहिए, और शिक्षण विधियां किस प्रकार से की जाने हैं, क्रियात्मक शोध कैसे होने चाहिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, अधिगमन का अर्थ क्या होता है, उसका व्यवहारिक, ये तमाम चीजें इस प्रकार से आपको यहाँ पर दी जाएंगी। देखिए आपको जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, उनको आपको इस प्रकार से अंडरलाइन करना, ठीक है। ये मैंने आपके सामने रख दिया है और ये लेके चले कि आपकी परीक्षा जल्दी ही यहाँ पर आयोजित होगी। ये मन लेके चले कि कितने भी पद आ रहे हैं ये आयोग डिसाइड करेगा, ना कि मैं करूंगा। जितने भी पद आ रहे हैं चाहे 5 आए 10 आए, आपको सिर्फ एक पद चाहिए। मैं पहले ही कह रहा हूँ 262 की हम बातें नहीं कर रहे क्योंकि उसमें कहीं कंट्रोवर्सी होती है। अगर मैं इस शब्द में इनको मैं बात करूंगा उसमें भी कहीं कंट्रोवर्सी होगी तो मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। अगर आने तो चाहिए, अगर आते हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उसके आधार पर तो लगता है कि ये पद आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे तो ये लेके चलिए कि आप अपनी तैयारी जोर शोरों में करिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अब आपके पास ज़्यादा जितने भी बच्चे होंगे, आपके बीएड क्वालिफाई वाले जो सारे बच्चे होंगे तो आपके पास ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, आपके पास अब अच्छा मौका है, निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि इसमें टीटी मांगेंगे, बिल्कुल भी इसमें टीटी नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ आपकी बीएड की योग्यता और ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। जिस उद्देश्य से ये भर्ती प्रक्रिया इतने लंबे समय से चली तो उस उद्देश्य की कहीं ना कहीं परिपूर्ति हुई, तो वो मांग कहीं ना कहीं स्वीकार की गई। तो अब जो होगी योग्यता के आधार पर ही आपकी परीक्षा होगी। इस योग्यता के आधार पर अगर परीक्षा होती है तो आप विशेष रूप से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कीजिएगा और अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आप बढ़े। मैं आशा करूंगा, मैं दिल से दुआ भी करूंगा कि आप जितने भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पेपर देंगे तो सभी का इसमें सिलेक्शन होगा। ये तो नहीं कि अगर 5,000 बच्चे दें तो 5,000 में से सिर्फ 200 या 300 बच्चों का जो सिलेक्शन होगा तो उतने ही होंगे। तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपने किसी मुकाम को अगर हासिल करना है तो उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको क्या ना को खुद की काबिलियत बढ़ानी होगी। तो जब आपकी काबिलियत बढ़ेगी तो स्वतः ही आपकी ये जो पोस्ट हैं, वो जो एक पद जो चाहिए आपको, तो वो निश्चित रूप में आपकी झोली में गिरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।